आज हम करेंगे वर्णमाला का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। तो पहले जान लेते हैं वाक्य, उपवाक्य और पदबंध क्या होता है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, ये पूरा वाक्य है। राम पढ़ाई करता है, ये वाक्य है, इसके सार्थक अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट है उपवाक्य, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिससे उद्देश्य और विधेयक हो, उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के आरंभ में की, जिससे, ताकि, जो, जितना, जो, तो, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ आदि होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। कि वह बहुत ईमानदार है, ये एक उपवाक्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। जो बहुत मोटा था, ये एक उपवाक्य है। नेक्स्ट है पदबंध, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये एक ही पद का काम कर रहा है छात्र का, कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। मेरा भाई मोहन बीमार है। मेरा भाई मोहन, ये एक पदबंध है। वाक्य, उपवाक्य और पदबंध कर लिया। आगे देखिए, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है और शब्द से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब देखिए राम, राम एक शब्द है और इसमें दो अक्षर हैं, र, रा और मैं, और चार वर्ण हैं, र, आ, मैं और ए। राम पूरा एक शब्द है, इसमें दो अक्षर हैं, मतलब शब्द से छोटा अक्षर, और चार वर्ण है, अक्षर से छोटा वर्ण। आगे देखिए, नेक्स्ट है वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे कै, ख, ग, ऐसे नहीं होता कि पहले ख आ गया फिर क्या आ गया, इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये 13 स्वर हैं। नेक्स्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग में देखिए कै, ख, ग, घ, अंग। चै वर्ग में चै, छ, जै, झै, य। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अण, अढ़, और ये अढ़ ये द्विगुण व्यंजन है। तै वर्ग में तै, थ, द, ध, न। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। और य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, श, श्र, स और है। और 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 5 वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
आगे देखिए संयुक्त व्यंजन अक्षय, ये कै प्लस श से मिलके बना होता है। अक्षय साउंड से ही समझ जा रहा है कि क और श, त्र त प्लस र से मिलके बना है। ज्ञ ज प्लस य से, और श प्लस र से। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षय त्र ज्ञ श्र किस व्यंजन से मिलके बने हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ अरबी और फारसी ए कै ख ग ज फ, जिनके नीचे डॉट होता है वो अरबी और फारसी होते हैं। ए कै ख का प्रयोग अब कम हो गया है। अंग्रेजी का ओ अर्धचंद्र बिंदु वाले वन, जैसे डॉक्टर में। आगे देखिए नोट, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ है। अक्षय त्र ज्ञ श्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग आते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। आगे है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पर। हर्ष स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे ए ई उ। दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय या दोगुना समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ऐ ओ औ आ। नेक्स्ट प्लूत स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, या फिर हम कहते हैं ओम, तो ये प्लूत स्वर हो गया। नेक्स्ट है जीभ के आधार पर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र मतलब आगे का भाग काम करता है, जैसे ई ए ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च पीछे का भाग काम करता है, आ उ ओ औ। नेक्स्ट है मुख द्वार खुलने के आधार पर। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ। अर्धवृत विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ए ऐ ओ। अर्धसंवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए ओ। संवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई उ। नेक्स्ट है वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले है कंठ। कै वर्ग, जैसे कै ख ग घ अंग, ये कंठ से बोले जाते हैं। और स्वर में ए आ इनका उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग तालु, तालु से बोला जाता है। च छ ज झ य और ई और य और श, ये इनका उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण
ये मूर्धा से बोले जाते हैं, और री और श्र ये मूर्धा से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है पै वर्ग। पै में पै, फै, बै, भै, मैं, ये सभी ओष्ठ होठ से बोले जाते हैं, और ऊ और ऊ ये भी होठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट तै वर्ग। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै ये दांतों से बोले जाते हैं, और से। नेक्स्ट है हर वर्ग का पांचवा अक्षर अंग है अण, न और मैं और आ अंग है, ये नासिका से बोले जाते हैं, मतलब नाक से, और वह दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस मतलब दांत प्लस होठ से बोले जाता है। नेक्स्ट है ओ, औ और आ, ये ओष्ठ प्लस कंठ मतलब होठ प्लस गले से बोले जाते हैं। इनकी एक छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक है कचट तप, मतलब कैसे कै वर्ग, जैसे च वर्ग, तैसे टै वर्ग, तैसे तै वर्ग, पैसे पै वर्ग, कचट तप। और कचट तप का है कंठ तालु मुंह देव, मतलब कंठ कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, टै वर्ग मूर्धा से, तै वर्ग दंत से, और पै वर्ग ओष्ठ से, कंठ तालु मुंह देव। नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर दो भाग है। अवृतमुखी, जिन वर्णों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं, उ, ऊ, ओ, औ, आ। नेक्स्ट है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ए, आ, ई, मतलब इसमें सारे स्वर आ जाएंगे, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, ए, आ, ई, मतलब जिसके स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक स्वर है। घोष तत्व के आधार पर ये आगे करेंगे हम। नेक्स्ट है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन अढ़ और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजन को हम अकेला नहीं बोल सकते, उसमें ए की साउंड आती है, जैसे कै तो ए की साउंड आती है, खे उसमें भी ए की साउंड आती है। नेक्स्ट देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था, पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करते हुए निकलते स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, ये मैंने करवा दिया आपको। नेक्स्ट करते हैं नोट। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श और संघर्षी भी मानते हैं। ये क्वेश्चन पे एग्जाम में कई बार आता है कि स्पर्श और संघर्षी वर्ग कौन सा है, तो च वर्ग। नेक्स्ट है घोष तत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ये 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष या घोष। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वो अघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। हर वर्ग का पहला अक्षर जैसे कै और ख वो अघोष व्यंजन है। और सघोष और घोष व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष या घोष है, जैसे ग, ग और अंग। नेक्स्ट है प्राण तत्व के आधार पर।
यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। इसके भी दो भाग है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे हम बोलते हैं कै, तो इससे कम हवा निकलती है, और बोलेंगे ख तो इससे ज़्यादा हवा निकलेगी। ग से कम निकलती है, घ से ज़्यादा निकलती है, अंग इससे भी कम निकलती है। इसलिए हम बोल के देख लेंगे कि किस व्यंजन से कम हवा निकलती है। तो अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। नेक्स्ट महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे ख और घ, तो ये महाप्राण है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ये क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो याद रखना है य, र, ल और व। य का वर्ग है तालव्य और इसका उच्चारण स्थान है तालु। र का वर्ग है वत्सरीय, इसका उच्चारण स्थान है दंतमूल मतलब मसूड़ा। ल का भी वर्ग है वत्सरीय, इसका उच्चारण भी दंतमूल या मसूड़ा है। य, र, ल ये सघोष और अल्पप्राण है। व का वर्ग है दंत ओष्ठ, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ। नेक्स्ट है नोट य और व, अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। ये भी एग्जाम में आता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो य और व अर्ध स्वर होते हैं। सेकंड है र लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़ककर स्पर्श करे। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। र लुंठित और प्रकंपित व्यंजन है। नेक्स्ट है ल को पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व मतलब बगल से निकल कर जाए, तो इसे पार्श्विक कहते हैं। ल पार्श्विक है, याद रखना है र लुंठित या प्रकंपित और ल पार्श्विक। नेक्स्ट है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर संघर्ष रगड़ खाकर निकले या गर्मी पैदा करे, उसे उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श्र, स और है। श का वर्ग है तालव्य और उच्चारण स्थान है तालु। श का वर्ग है मूर्धन्य, उच्चारण स्थान है मूर्धा। स का है वत्स्य, उच्चारण स्थान है दंतमूल या मसूड़ा। श, श्र, स है अघोष और महाप्राण। है का वर्ग है स्वर यंत्री, उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र, कंठ के भीतर स्थित। यह है सघोष और महाप्राण। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़ और ढ, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मुर्दा को स्पर्श करे फिर झटके से नीचे आ जाए। इसका एग्जाम में बस इतना ही आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो अढ़ और ढ। नेक्स्ट है आगत और ग्रहित ध्वनियाँ। आगत और ग्रहित ध्वनियाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आगत और ग्रहित ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो बस ये दो ऑप्शन आंसर आएंगे। बस ज और फ ये दोनों ही आगत और ग्रहित होती हैं, इनका यूज़ अब नहीं किया जाता, बस ज और फ। नेक्स्ट है अयोग्यवा। अयोग्यवा होते हैं अनुस्वार जो ऊपर बिंदी होती है और विसर्ग जो पीछे दो बिंदी होती हैं। बस इतना ही पूछा जाता है अयोग्यवा में, सॉरी एग्जाम में, कि अयोग्यवा कौन से होते हैं, तो अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदी होती है और विसर्ग जिसके पीछे दो बिंदी होती है। वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।